Good morning, students. Today I am going to teach you Tughlaq, a play by Girish Karnad written in 1964. Before telling about Tughlaq, I would like to tell you about the early life and some history and some techniques and style and awards of Girish Karnad, so you would get a very good idea about the play. So, as you know, Girish Karnad was born on May 19th, 1938 in Manhattan, and he is related to Kannada language especially. He is an internationally recognized figure, and he is widely known for his playwrights as an actor, filmmaker, widely read essayist. He found a new approach. उन्होंने एक नया अप्रोच बनाया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री और हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सोर्सेस को एक साथ ला करके कुछ कंटेम्प्रेरी थीम्स एंड इश्यूज़ पे बात की थी और काम किया था. और उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने सी राजागोपालाचार्य की 1951 में उन्होंने एक महाभारत लिखी थी सी राजागोपालाचार्य ने. तो उन्होंने उसको सुना और उसको सुनने के बाद उन्हें बड़ा इंस्पिरेशन हुआ कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूं. उनके स्टाइल से वो बहुत इंस्पायर्ड हुए. उन्होंने एक नया स्टाइल डेवलप किया. वो नया स्टाइल क्या था, मिक्सिंग ऑफ हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल इवेंट्स टू टैकल और कमेंट ऑन द कंटेम्प्रेरी इश्यूज़. पुराने इश्यूज़ को, हिस्ट्री को या फिर माइथोलॉजिकल इवेंट्स को उठाना और उनको नए इश्यूज़ में जो हो रहा है आजकल प्रेजेंट डे इश्यूज़ में मिंगल कर करके ऐसा कुछ बनाना जो बहुत ही अपीलिंग हो. सो इन्होंने ऐसा कर करके अपना फर्स्ट प्ले बनाया जो कि 1961 में इन्होंने लिखा, एंड द प्ले वॉज ययाति while he was still at Oxford. फिर then in 1964 his second play came, that is Tughlaq, and the third is in 1970 he is debuted as an actor and screenwriter in with Kannada मूवी संस्कारा, और इन्होंने संस्कारा में अपने आप को एज ए एक्टर डिब्यूट किया. फिर 1971 में इन्होंने एज अ डायरेक्टर काम किया जिसमें वर्षा वृश्चिका करके एक फिल्म बनाई, जो भी बनाया इन्होंने. फिर टॉप ऑनर्स इनके क्या है, इन्होंने पद्मश्री जो है वो 1974 में इन्हें मिला, 1992 में पद्म भूषण मिला, 1998 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जो कि बहुत बड़े अवार्ड्स हैं. फिर ये क्या है, तुगलक क्या है. तुगलक एक एलिगरी है जवाहरलाल नेहरू पे, और इसका सब टाइटल है प्ले इन 13 सीन्स, जो कि एक एलिगरी है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक 15th सेंचुरी का एक राजा था, सुल्तान था, रूलर था इंडिया का. उसको कंपेयर किया है जवाहरलाल नेहरू से, और उसकी सारी पॉलिसीज़ को जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज़ से कंपेयर किया है. इन्होंने यहाँ पे तुगलक को अलेक्जेंडर से भी, और डॉक्टर फ्रॉस्टस जो हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले है डॉक्टर फ्रॉस्टस, उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही था कि वो ही वॉज वेरी लर्नड तो बहुत थे, सब कुछ जानकार थे, पॉलिसीज़ थी, फोरसाइटेडनेस थी, मगर वो सब कुछ एग्जाम नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर तुगलक के बारे में बताते हैं आपको कि तुगलक ने अपने समय काल में, अपने कार्यकाल में 3 बड़ी मिस्टेक्स करी. पहली मिस्टेक उसने ये की थी कि उसने अपनी जो कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है, वो दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट करने की कोशिश की. क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि एनुल मुल्क करके एक एम्परर था जो कि उसको बार बार दिल्ली में अटैक करने के लिए कर रहा था, और वो अपनी 30,000 आर्मीज़ को लेकर इंडिया की तरफ मार्च करता है, दिल्ली की तरफ, और जिससे वो घबरा गया था, और वो ये चाहता था कि हम अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर ले. लेकिन उसको शिफ्ट करने का एक और वजह थी कि वो अपने वो जो उसके साउथ इंडिया जाना चाहता था दौलताबाद में, क्योंकि वो हिंदूज़ पे सही से रूल करना चाहता था. जो साउथ इंडिया थी ना, उसमें हिंदूज़ थे, और जो दिल्ली साइड था उसमें मुस्लिम्स थे. तो ये ना हिंदूज़ को बहुत फेवर करता था. इसे ऐसा लगता था कि अगर मैं हिंदूज़ को फेवर करूँगा और उनका फेवर विन करूँगा तो मैं इंडिया में ज़्यादा दिन तक राज कर पाऊँगा, और हमारा राज जो होगा वो सबसे बेहतरीन राज होगा, मतलब कम्युनल पीस का ज़माना होगा, और हम उसको फेवर करेंगे. तो उसे ये पता था कि मुस्लिम्स तो मेरे साथ हैं क्योंकि वो मुस्लिम एम्परर था, लेकिन हिंदू एम्परर्स भी उसके साथ आ जाएं और हिंदू लोग भी उनके साथ आ जाए, तो इसके लिए वो ज़बरदस्ती अलग तरीके से उनको फेवर करता था, जो कि मुस्लिम्स को भी पसंद नहीं आ रहा था, एज वेल एज हिंदूज़ को भी पसंद नहीं आ रहा था. तो पहली गलती उसने ये करी थी. दूसरी गलती उसने क्या किया था, उसने इंट्रोड्यूस किया था कॉपर करेंसी इन प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, जिनकी सेम वैल्यू हो. मतलब उसको हैवी पॉपुलेशन की वजह से कॉपर करेंसी उसकी सिल्वर और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी सोने के करेंसीज की, तो ये वो ला नहीं पा रहा था इतना,
तो उसने क्या किया कि कॉपर करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि अब कॉपर करेंसीज़ भी रहेंगी और उनकी भी सेम वैल्यू होगी जितनी की सोने की और चांदी की है। तो फिर इससे क्या हुआ कि लोगों के पास सोना तो नहीं था, चांदी नहीं थी, लेकिन उनके पास कॉपर बहुत था, घर में बर्तन थे कॉपर के, तो उन्होंने उनको पिघला पिघला करके सिक्के बना लिए, जिससे जो अर्थव्यवस्था थी, जो उनका इकोनॉमिक्स था, सब कुछ बैंड, वो सब कुछ ढा गया, फेल हो गया और फ्रॉजरी होने लगी, धोखाधड़ी होने लग गई, बहुत ज़्यादा कंडीशन अनार्की वाली हो गई। थर्ड गलती उसने क्या करी थी, उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए उनके ऊपर से जजिया का टैक्स हटा लिया था और मुस्लिम्स के ऊपर इनफैक्ट लगा रहा था सारे टैक्स, और मुस्लिम्स के ऊपर अलग से ही जैसे पार्शियल होकर के काम कर रहा था वो। तो उसे ऐसा लग रहा था कि हिंदुओं का फेवर मिल जाएगा मुझे, मुस्लिम्स तो मेरे हैं ही, लेकिन मुस्लिम्स इस बात से नाराज़ हो रहे थे। तो जब ये प्ले ओपन होता है तो एक कोर्ट सीन होता है जिसमें तुगलक ये बात कर रहा होता है कि मैं चला रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ ये अपना दौलताबाद जाने का। तो ये कहते हैं हमारा जो हिंदू मुस्लिम जो पॉपुलेशन था वो आपस में बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन ये जो राजा है ये बिल्कुल बेकार राजा है। जो ओल्ड पीपल है उन्हें ये डर था कि ये राजा हिंदूज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने से ये होगा कि हिंदू जो हैं वो मतलब अपना वो भूल जाएंगे और हमें ऐसा ना हो जाए। कुछ ओल्डीज़ ने तो ये तक कहा कि ऐसा ना हो जाए कि ये हिंदूज़ जो हैं इतना मिंगल होने के वजह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को कहीं अपना गॉड ना बताने लगे, अपना लॉर्ड ना बता दे और इनकी मूर्ति ना बना ले। तो इसलिए जो राजा है ये गलत कर रहा है। और ये तरह से आप एलेगरी भी है, क्योंकि नाब नेहरू का भी सेम हाल था। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो मुस्लिम्स को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे ताकि वो उनका फेवर विन कर पाएँ, और उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदूज़ तो मेरे हैं ही, मेरे तो हैं ही, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, हिंदूज़ को क्या खुश करना है, मुस्लिम्स को मैं खुश करता हूँ ताकि मुस्लिम्स का वोट मिले मुझे या मुस्लिम पॉपुलेशन पे मुझे रूल करने में आसानी हो। तो दोनों ही पॉलिटिकल एजेंडास की तरह ट्रीट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदूज़ इस एजेंडा को समझते थे। तुगलक के ज़माने में हिंदूज़ इस एजेंडा को समझते थे। उसमें से एक जो हिंदू वो था वो भी ये कहता है कि हम जो है क्या करें, हमें तो अगर ये राजा कहता है ना कि तुम्हारे ऊपर से कर हटा लिया गया तो हमें शक होता है इसके ऊपर, और अगर ये कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम्हें बुरा ट्रीटमेंट करता है हमारे साथ, तो हम उसको शक की नज़र से नहीं देखते, मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन अगर ये कह देता है ना कि तुम पर से जजिया हटा लिया गया, तुम भी तो इंसान हो, तुम हिंदू हो तो क्या हुआ, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे साथ भी ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, तो मुझे बहुत शक होता है। तो एक तरह से ही प्रिटेंडेड टू बी अ वेरी गुड king and Nehru is also pretending to be a very good ruler, but in fact both have the some sinister design। दोनों के अंदर जो है पब्लिक को लूटने के लिए अलग से ही एक प्लान रहता था। ये सिर्फ इसलिए उन लोगों को फेवर करता है हिंदूज़ को, ताकि हिंदूज़ जो इनको फेवर करेंगे और वो अच्छे से राज कर पाएगा। फिर इसके जाने से वो लोग और भी नाखुश इस वजह से थे, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाखुश थी, क्योंकि अगर दिल्ली से छोड़ के जाएंगे तो जो दौलताबाद था पूरी तरह से हिंदूज़ का इलाका था, तो अगर वहाँ जाएंगे तो उनका डिसलोकेशन हो जाएगा, उस डिसलोकेशन में उनके पावर्स चले जाएंगे, जो पहले पावर उनको मिलते थे वो सारे पावर्स उनके हाथ से छिन जाएंगे। अच्छा, राजा कह भी नहीं रहा था कि आप मेरे साथ चलो, किसी को बोल भी नहीं रहा था कि आप चलो, वो चाहता ही नहीं था कोई जाए उसके साथ, तो इसलिए वो थोड़ा सा और दुखी थे कि ये राजा तो अजीब टाइप का है। फिर आपको बताऊं कि एक वो रहता है, एक पर्सन रहता है जिसका नाम होता है शेख इमामुद्दीन। वो बहुत बड़ा क्रिटिक रहता है इसका, राजा का, तुगलक का। तो तुगलक के पास वो आता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह की पॉलिसी अपना रहे हो, आप प्रिटेंड तो कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, ऐसा ना हो कि आप हिंदूज़ के राइट के लिए मुस्लिम्स की राइट को छीन लो और आप जो है उनके साथ गलत करो। और तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों अपनी प्रॉपर्टी शिफ्ट कर रहे हो, तो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हो। तो तुगलक कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो, तुम जो हो ऐनुल मुल्क के पास जाओ, क्योंकि तुम मेरे जैसे दिखते हो। शेख इमामुद्दीन जो था ना वो तुगलक की तरह दिखता था, थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता था। तो बोला तुम उसके पास जाओ, ऐनुल मुल्क के पास जाओ और बोलो कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज़।
तो ऐनुल मुल्क के पास जाता है। ये उसको क्या करता है, उससे जाने से पहले उसको पूरी सुल्तान की तरह अटायर में ड्रेसअप कर देता है और ख़ुद उसको अपना हाथी दे देता है। इसको ऐसे भेजता है जैसे कि वो खुद सुल्तान है। तो ऐनुल मुल्क समझता है कि राजा तुगलक खुद आया, तो सुल्तान तुगलक समझ के उसको मार देता है। तो ये इसका डिज़ाइन था, ये इसका स्टाइल था अपने क्रिटिक को मारने का, शेख इमामुद्दीन को। इसी को एलेगरी की तरह आप यूज़ देख सकते हैं नेहरू के लिए भी, क्योंकि नेहरू के शासन में जो भी नेहरू के अगेंस्ट आता था, नेहरू उनको ऐसा कहा जाता है, नॉट सेइंग दैट इट इज़ रिटन इन पॉलिटिक्स, के जो भी उनके अगेंस्ट होता था उसको वो अपने रास्ते से हटवा देते थे, किसी ना किसी तरीके से हटा देते थे। आपको एग्जाम्पल में एक बहुत ही अजीब सी बात है जो मैं यहाँ पे कहूँगी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता है। तो नेहरू कुछ ना कुछ सिनिस्टर डिज़ाइन, नेहरू के में कि ये तुगलक कुछ ना कुछ सिनिस्टर डिज़ाइन करके अपने सारे क्रिटिक्स को हटाता जाता है। पहला क्रिटिक वो अपना शेख इमामुद्दीन को हटाता है, जो कि उससे आके कहता है, उसको स्कोल्ड करता है। उसी तरह से नेहरू के लिए है कि नेहरू जी जो हैं वो भी ऐसे ही करते थे कुछ। तो ये एक तरह से हिडन सटायर भी था, एलेगरी भी है। फिर क्या होता है, आगे क्या होता है कि सीन चलता है। मैं आपको एक एक सीन नहीं बताऊंगी, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। आगे क्या होता है, सीन चलता है। तो एक आदमी रहता है जिसका नाम होता है अजीज़। अजीज़ को ये पता होता है कि जो तुगलक है वो हिंदूज़ की बहुत ज़्यादा फेवर में रहता है। तो वो ये कहता है कि वो एक डिस्गाइज में आता है, ब्राह्मण के उसमें भेष में आता है और कहता है कि ब्राह्मण के भेष में बन के, पहले धोबी बन के आता है और कहता है कि तुमने मेरी ज़मीन ले ली है, मुझ पर अन्याय हुआ है, मुझ पर न्याय करो। तो तुगलक सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक धोबी बन के आता है, उसको जो है वो कर करके ब्राह्मण बन के आता है, वो धोबी रहता है अजीज़। तो उसे सिर्फ इसलिए कि उससे हिंदू पब्लिक खुश हो जाए, ब्राह्मण आया है, तो उसको बिना किसी टेक्निकलिटी के केस जीतने देता है, उसको जिता देता है, उसको जो चाहिए होता है वो दे देता है। अजीज़ का एक दोस्त होता है आज़म उसका दोस्त रहता है, जो कि उसकी चीज़ों में रहता है। इधर राजा के दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम होता है नजीब, एक का नाम होता है बरनी, और इनकी एक स्टेप मदर होती हैं। तो नजीब जो होता है वो राजा को श्रूड रहता है बहुत, तो वो राजा को उल्टी सीधी राय देता रहता है, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। और उसकी राय से उसकी स्टेप मदर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सारा कुछ जो है इसी की वजह से हो रहा है। फिर वो बरनी को कहती है, बरनी एक हिस्टोरियन रहते, उनको बोलती है कि आप जो है सही राय दीजिए और नजीब को दूर रखें, क्योंकि नजीब जो है उनको अजीब अजीब राय देता है और तुगलक अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। फिर क्या होता है, तुगलक हमेशा प्रिटेंड करता रहता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत गुड है। तो एक दिन क्या होता है, वो कहता है कि मैं प्रेयर के लिए आऊँगा और प्रेयर करूँगा। तो लोग जो होते हैं वो, और फिर उसके बाद हम जाएंगे दौलताबाद। तो जो लोग होते हैं ना, ये इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें सुल्तान को मार देना पड़ेगा। अगर हमने सुल्तान को नहीं मारा ना तो ये हम लोगों का सब कुछ ख़त्म कर देगा, लुटवा देगा, हिंदू पब्लिक को दे देगा। एक्चुअली वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि सुल्तान सिनिस्टर डिज़ाइन में है। सुल्तान जो है वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है ताकि हिंदू पब्लिक उनके फेवर में आ जाए। तो वो लोग ये समझते थे सच में ये इनको बहुत चाहता है, हिंदुओं के बहुत फेवर में। तो आगे क्या होता है, उसको मारने की पॉलिसी बनती है प्रेयर हाउस में, जहाँ वो प्रेयर करने जाता है मस्जिद में। तो वहाँ जाने से पहले शहाबुद्दीन नाम का एक आदमी रहता है, वो उसे मारने वाला होता है। तो वो वहाँ जाने से पहले उसको खबर मिल जाती है कि मुझे वहाँ मारने वाले हैं। तो वहाँ पे वो अरेस्ट करवा देता है और उनको इतनी बुरी मौत मारता है ताकि उनको चौराहे पे लटकवा दो। कहता है कि लोगों को पता चले कि तुगलक का खिलाफ जाने से क्या होता है। फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं कहानी। तो एक दिन जो है स्टेप मदर ये शतरंज खेल रहा होता है, तो स्टेप मदर आती है और कहती है कि तुम सारी उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तुम अपने आप को सही तरीके से नहीं पोर्ट्रे कर रहे हो, तुम हिंदूज़ का इतना फेवर क्यों कर रहे हो और मुस्लिम्स को इतना ज़्यादा क्यों वो परेशान कर रहे हो या कुछ भी। तो ये क्या कर रहा होता है, इसने हिंदूज़ के ऊपर से जजिया टैक्स जो होता है, उनको एक जजिया टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स को भी हटा देता है और मुस्लिम्स पे तो टैक्स लगे ही रहते हैं। तो उससे वो सोचता है कि ये लोग मुझसे शायद मैं इन लोगों का दिल जीत लूँगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, ये अपनी दौलताबाद शिफ्ट कर देता है, चलने लग जाते हैं, सब जाने लग जाते हैं। ये जो अजीज़ रहता है ना, ये एक वहाँ पर लूटर बन करके, ब्राह्मण बन करके खूब लोगों को लूटता है, रास्ते भर लूट पाट करता है अपने दोस्त के साथ, आज़म के साथ मिल करके। फिर क्या होता है, एक बगदाद से वो आने वाले होते हैं जो प्रीस्ट होते हैं ना, ये ना जब इसे पता चलता है कि मेरी मस्जिद में साजिश हुई तो ये नमाज को भी बैन करवा देता है
और फिर आगे बढ़ती है कहानी। तो एक वो आने वाले होते हैं, इमाम आने वाले होते हैं, और वो जो हैं आकर के नमाज़ पढ़ाने वाले होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, मस्जिद में शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको आना होता है। लेकिन अज़ीज़ क्या करता है, उसको रास्ते में मार देता है और ख़ुद जो है उनका डिस्गाइज़ में उनके कपड़े पहनकर आ जाता है और मिलता है आकर के राजा से। तो राजा जो होता है वो उसको मिलता है, तो राजा उसको समझ लेता है कि ये इमाम ही है और उसको वो करने लग जाता है कि हाँ आप इमाम हो, आप नमाज़ पढ़ाओ, जो कुछ भी। लेकिन एनी हाउ उसको पता चल जाता है कि अज़ीज़ है, ना कि वो इमाम है जो कि बगदाद से आया हुआ है, और बगदादी वाले इमाम को इन्होंने रास्ते में ही कहीं मार दिया है। तो फिर क्या होता है कि उसको सज़ा देने के बजाय हमारे जो ये रहते हैं राजा रहता है तुगलक, वो क्या करता है, उसको पनिशमेंट नहीं देता, उसकी क्लेवरनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसे बताता है कि मैंने आपको उस वक्त भी ब्राह्मण बन के लूटा था और मैं रास्ते में भी लूटा, तो उसको सज़ा देनी चाहिए। तो सज़ा ना दे करके उसको रिवॉर्ड करते हैं, उसको कहीं का अधिकारी बना देते हैं। और फिर क्या होता है कि अचानक से न्यूज़ आती है कि नजीब मर गया। नजीब के मरने की खबर सुन के इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तुगलक को। तो ये कहता है ढूंढो कौन है, तो इसके चक्कर में बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मरवाता है। और जब इनोसेंट पीपल लोग बहुत सारे मरते हैं तो स्टेप मदर आती है और वो बोलती है कि मैंने मरवाया है नजीब को, क्योंकि तुम्हें उल्टी सीधी राय दिया करता था और इस वजह से मैंने तुम्हें उसे मरवा दिया है। तो ये वो हो जाता है और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये किया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इसको मरवा दूँगा, इस औरत को मरवा दूँगा। और उस औरत को अपनी माँ के लिए कहता है कि इसको तब तक मारो जब तक इसे मौत ना आ जाए, ईंटे से मार के, तंगड़ियाँ मारो या जैसे भी मार के इसको मौत ना आ जाए। फिर क्या होता है कि ये उसको हुक्म तो दे देता है कि मारो इसको, तब तक मारो जब तक किसे मौत ना आ जाए। और फिर इसको क्या कहते हैं, नजीब को अपना सब सौंप वॉप के कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, और सोने जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज में उठता है और अजीब सी कंफ्यूजन्स में उठ करके देखता है और समझ नहीं पाता है। तो इसमें स्टोरीज़ में इतना कुछ नहीं है समझने के लिए। स्टोरी तो एक ऐसी हो गई, आपका प्ले ऐसी हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे थीम्स एंड सोशल इश्यूज़ हैं। तो अब्बासी द खलीफा ऑफ बगदाद, एक्चुअली जो पर्सन इमाम बन के आने वाला होता है उसका नाम होता है अब्बासी द खलीफा ऑफ बगदाद। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो कन्फ्यूजन में उठता है, इस तरह से प्ले ख़त्म होता है। अब बताने वाली बात और समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये जो हमारा तुगलक है इसमें क्या मेजर थीम्स हैं और इश्यूज़ क्या हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है। तो इश्यूज़ मैं बहुत जल्दी से बताती हूँ कि ये जो यहाँ मेजर थीम्स हैं, इसके 6 मेजर थीम्स हैं, और 6 मेजर थीम्स में है आइडियलिस्टिक, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं। आइडियलिस्टिक लीडरशिप, रिलीजियस टॉलरेंस एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, डिसगाइज, सिम्बॉलिज्म, religion, politics interference, agony and the notion of repentance। तो तुगलक जो है ना, इसमें ये सारी थीम्स आपको मिलती हैं। तो कैसे ये थीम्स आपको कहाँ से मिलती हैं? जो सुल्तान का कैरेक्टर रहता है वो बहुत ही फैसिनेटिंग रहता है और ना पैराडॉक्सियल और कॉम्प्लेक्स नेचर का कैरेक्टर रहता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का रहता है, अपोजिट्स में रहता है। वो विजनरी तो बनता है, बहुत समझदार बनता है, लेकिन उसके डिसीजन सारे बेकार होते हैं। ही इज़ पोर्ट्रेड एज अ ड्रीमर एंड बेनोवलेंट बट एंड क्रूएल भी रहता है, क्योंकि देखिए इतने प्यार से बता रहा है कि इनकी जजिया भी माफ़ कर दो और अपनी मदर को कितनी बुरी तरह से मरवा रहा है। उसने अपने फादर को भी मरवा दिया था, तो वो उसके रास्ते में जो भी आता जाता था उससे वो मार देता था। अच्छा, आइडियलिस्टिक तो बनता था वो, और उसके सारे एनिमीज़ आइडियलिस्टिक ही बनते थे और बहुत ही आइडियलिस्ट, मतलब एकदम बिल्कुल सूलों वाले बनते थे, अच्छे बनते थे, मगर वो थे नहीं। उनके जो आइडियाज़ थे जब वो काम करते थे तो बहुत ही गलत काम करते थे, अपोजिट काम करते थे। और जो पूरा प्ले है ना वो स्ट्रक्चर्स ऑन दीज अपोजिट, द होल प्ले इज स्ट्रक्चर ऑन दीज अपोजिट। ये ऊपर मैंने नोट्स में लिख दिया, इसे देख लीजिएगा।
तुगलक promises is subject to maintain justice, equality and progress and peace, not just peace but a more purposeful life. वो कहता था कि मैं आपको जस्टिस दूंगा, इक्वालिटी दूंगा, प्रोग्रेस दूंगा, पीस नहीं दूंगा, सिर्फ थोड़ी सी शांति नहीं, आपको एक पर्पसफुल लाइफ दूंगा। मगर ऐसा कुछ कहने के बाद भी वो कौन सी लाइफ दे रहा था लोगों को कि लोग जो हैं उस पर बिलीव ही नहीं कर रहे थे। जो हिंदूज़ थे वो भी उन पर बिलीव नहीं करते थे, मुस्लिम भी उन पर बिलीव नहीं करते थे। तो एक तरह से वो इसकी आइडियलिस्टिक लाइफ बेकार थी। फिर रिलीजियस टॉलरेंस एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, उसने सोचा था कि मैं एक ऐसा ब्रदरहुड को प्रिवेल करूँगा कि हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड प्रिवेल कराऊँगा, ताकि इस्लाम में कहा भी गया है कि आप ब्रदरहुड को प्रमोट करिए, लेकिन कराऊँगा तो उससे अच्छा रहेगा, हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा होगा। मगर ब्रदरहुड प्रिवेल कराने की वजह से जो जितने सारे मौलाना मौलवी और वो सब थे ना, वो सारे लोग बहुत ही और डिफरेंस में आ गए, क्योंकि उनके बीच में एक कमी, एक खाई खुद गई कि राजा तो उनको फेवर करता है। और टैक्स माफ़ करने की वजह से दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एकदम से परफेक्ट राजा हूँ। फिर डिस्गाइज दिखाते हैं आप इसमें। डिस्गाइज में क्या होता है, डिस्गाइज में आपके 2 डिस्गाइज हैं इसमें। तो 2 डिस्गाइज कौन कौन से हैं? एक इम्पॉर्टेंट डिस्गाइज आपका अजीज़ है, जो कि धोबी भी बनता है, धोबी रहता है, जो कभी ब्राह्मण बनता है, कभी वो लूटने वाला बनता है, कभी होली अब्बासी ऑफ खलीफा बगदाद बन जाता है, जिसको सुल्तान बुलाते हैं दौलताबाद, कि आप नमाज़ शुरू कराइए। तो वो अलग अलग डिस्गाइज में आता है। फिर शेख इमामुद्दीन जो हैं वो तुगलक का डिस्गाइज में जाते हैं और मार दिए जाते हैं। तो देखें आप कि राजा अपने जितने भी लोगों को डिस्गाइज में रखता है और रख करके मार भी देता है, अपने रास्ते के सारे क्रिटिक्स को ख़त्म करता जा रहा है। तो लेकिन उसका क्रिटिक्स ख़त्म होने से उसका रूल ख़राब हो गया। उसका क्रिटिक्स ख़त्म होने से ही उसका रूल ख़राब हो गया। और आपने ये देखा कि सिंबॉलिज़म है इसमें, 4 चीज़ का सिंबॉलिज़म है, प्रेयर और स्लीप, गेम ऑफ चेस एंड रोज़। तो प्रेयर्स का आप सिंबॉलिज़म पाइसनेस से देखेंगे, और वो एजेंडा भी बना रखा उसने। और स्लीप हो गया, रेस्ट से आपको सिंबलाइज़ किया है। चेस जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ है, या जो पॉलिटिक्स है इंडियन पॉलिटिक्स है। और रोज़ जो है एक एस्थेटिक सिंबल है। फिर आप देखेंगे कि इसमें रिलीजियस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। तो इन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को जोड़ करके रूल करने की कोशिश की थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी तुगलक की। वही बेवकूफ़ी नेहरू ने भी की थी। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को बेस करके रूल करने की कोशिश की थी। उनका विजन था कि जब हम ब्रदरहुड फैला के रूल करेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक रूल कर पाएंगे। मगर इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ सेकुलरिज्म नहीं चलती, यहाँ लोग अपने धर्म गुरुओं की सुनते हैं। तो धर्म गुरुओं की सुनने के बाद किसी ने भी उन पे फेथ नहीं किया, जैसे कि इस पे तुगलक पे किसी ने फेथ नहीं किया, उसी तरह से नेहरू पे भी किसी ने भी फेथ नहीं किया। और अगेन ये नोशन ऑफ रिपेंडेंस, मतलब उनको इस बात का दुख रहा कि उन्होंने अपने तुगलक को लास्ट में आप देखेंगे वो प्रेयर करता है और रोता है और माफ़ी मांगता है खुदा से। प्रेयर पे कहता है कि मैं सब कुछ अच्छा करने निकला था, मुझसे ख़राब क्यों होता चला गया। तो वो कहते हैं ना, बदनीयत बदबरकत, उसकी नीयत बहुत बुरी रहती है तो उससे बरकत भी अच्छी नहीं होती। और वो रिपेंट करता है कि उसने अपनी माँ को मारा था, अपने पिता को मारा था, अपने रिश्तेदारों को, शेख शहाबुद्दीन जो था उसका दोस्त था, और शेख इमामुद्दीन जो था उसका वो भी दोस्त था, उसका रिश्तेदार था, इन सबको मारा था उसने। तो उसे इस बात का दुख भी रहता है, रिपेंडेंस भी करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली गिरीश कर्नाड ने जोड़ी है, और एकदम से उस लाइफ में ला करके इस लाइफ में हमें खड़ा कर दिया है। इसके बारे में ये बताऊँ, ये फर्स्ट स्टेज हुआ था प्ले इन 1960 एज अ स्टूडेंट प्रोडक्शन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, स्टेज एट पुराना किला, दिल्ली इन 1972 इन 1970, और इन 1970 इट वॉज इनेक्टेड इन इंग्लिश इन मुंबई। अब क्या है, फोकस जो करता है टर्को इंडियन रूलर मोहम्मद बिन तुगलक को, विच इज़ बोथ अ हिस्टोरिकल प्ले एज वेल एज अ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ 1960। इस पे सटायर है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो इसमें मैंने एक इंग्लिश में भी बना रखा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा।